पाकिस्तान से इमदादी सामान की दूसरी खेप म्यांमार पहुंच गई। 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप यंगून एयरपोर्ट पर म्यांमार हुकाम के हवाले कर दी गई। यंगून के वज़ीर आला का मुश्किल की घड़ी में इमदाद की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार तशक्कुर। इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तरपाले, खेमे, अद्वियात और पानी के मॉड्यूल्स शामिल। तर्जुमान NDM में। SIFC के ताउन से जदीद ज़रई तरक्की का नया दौर। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कपास की पैदावार में इजाफे के लिए पाक चीन ताउन में अहम पेशरफ। चीन की ज़रई साइंसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च और पाकिस्तान के अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। पैदावार में इजाफे के लिए कपास की जीनियाती इस्लाहात पर काम किया जाएगा। मुश्तरका तहकीक से कपास की सनत को आलमी सतह पर फरोग मिलेगा। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तरक्की और अमन के लिए खेलों का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान खेलों की महारत और सयाहत का मरकज बनने के लिए पुरअज़्म। खेल कौमी तरक्की, नौजवानों को बाख्तियार बनाने और आलमी सतह पर पाकिस्तान की शनाख्त उजागर करने का मौसर जरिया। सरहदों से मावरा इत्तेहाद के लिए खेलों की अहमियत तस्लीम करते हैं। हुकूमत ने खेलों को अपने तरक्याती एजेंडे का मरकजी सुतून करार दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। अमन और खेल लाजिम व मलजूम। अमन होगा तो खेल होंगे। खेलों का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया में अमन का फरोग है। खेल मुआशरे में अमन, नौजवानों में टीम वर्क, मुसाबकत और बर्दाश्त पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। सूबे में खेलों के फरोग के लिए खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। PTI शदीद टूट फूट का शिकार। क़यादत के एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम। अली अमीन गंडापुर के इंटरव्यू ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपए की करप्शन मंजर आम पर। सूबे में तब्दीली सरकार का जनाजा निकल गया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में BLA की दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद एहतजाज। भारत के इशारों पर बेगुनाह पाकिस्तानियों को लिसानी बुनियादों पर कत्ल किया जा रहा है। बलोच भाइयों के साथ हैं, दहशतगर्दों को फांसी पर लटकाया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। वक्फ बिल की मंजूरी के बाद भारत भर में एहतजाज। कोलकाता, रांची और अहमदाबाद समेत कई शहरों में मुजाहरे। बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुतनाज़ बिल की शदीद मुखालफत। वक्फ बिल वापस लो किनारे। भारतीय पुलिस का निहत्ते अवाम पर तशद्दुद, 50 से ज्यादा गिरफ्तार। अपोजिशन जमात और दीगर तंजीमों ने मुतनाज़ कानून को गैर आइनी करार दे दिया। भारतीय फजाइया अंदरूनी तौर पर नाकामियों, तकनीकी खराबियों और गैर पेशेवराना कारकर्दगी का शिकार। खित्ते की ताकतवर एयरफोर्स बनने का ख्वाब चकनाचूर। 1 साल के दौरान मुतादिद लड़ाका तैयारे हादसात की नजर। तमाम हादसात में मुश्तरका अंसर, तकनीकी खराबी, पैदर पे जदीद तैयारों का गिरना भारत की दिफाई सलाहियत पर सवालिया निशान। तालिबान की हथियारों तक रसाई आलमी सलामती के लिए खतरा। अमरीकी इनखला के बाद अफगान तालिबान ने हथियारों की गैर कानूनी तिजारत को रियासती पॉलिसी बना दिया। दहशत गर्द ग्रोहों को असलहे की फराहमी। अमरीकी साख्ता हथियारों का हमसाया ममालिक में स्मगलिंग और दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल। आलमी इदारों को अफगान तालिबान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी और तालीमी बजट में की जाने वाली कटौती समेत दीगर मामलात पर लोग सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, डेलस, शिकागो और दीगर शहरों में मुजाहिरीन ने ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसियां तब्दील करें, मुजाहिरीन का मुतालबा। अमेरिका में तेजी से सरमायाकारी आ रही है, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब तक अमेरिका में $5 खरब की सरमायाकारी आ चुकी है। ये माशी इनकलाब है, मजबूती से जुड़े रहिए। ये सब आसान नहीं होगा, ताहम इसका हतमी नतीजा तारीखी होगा। हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी के दिफा में बयान। गजा में काबिज सहूनी फोर्सेस के निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ जारियत जारी। खान यूनिस पर बमबारी में 8 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी।
शहीद होने वालों में सहाफ़ी इस्लाम मिक़दाद भी शामिल। गजा शहर पर भी हमले, 2 बच्चे शहीद। मगरबी किनारे काबिज फौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी। नाबलूस में घर घर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ेर हिरासत। यमन के शहर सादा पर अमरीकी बमबारी में 2 अफराद जाँ बहक। मोटरवे पुलिस हादसात की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक। टोबा टेक सिंह में M4 पर आगाही मुहिम। जदीद कैमरों की मदद से गाड़ियों की रफ्तार चेक की गई। हद रफ्तार से तजावुज करने पर 20 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदिराज। इक़दामात का मकसद हादसात की रोकथाम और शहरियों की जिंदगियां महफूज बनाना है। मोटरवे पुलिस। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, शायकीन क्रिकेट के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम के तमाम मैचेस के लिए दाखिला फ्री। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का आगाज 9 अप्रैल से होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 8 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच 9 अप्रैल को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। क्रिस्टल पैलेस ने ब्राइटन एंड अल्बियन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। आर्सेनल और एवर्टन के दरमियान अमेरिका में WTA 500 चार्ल्सटन ओपन टेनिस टूर्नामेंट फाइनल मकामी खिलाड़ियों जेसिका पिगोला और सोफिया केनन के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में जेसिका पिगोला ने हमवतन एकातरीना अलेक्जेंड्रोवा को शिकस्त दी। सोफिया केनन अमांडा अनीसिमोवा के मद्दे मुकाबिल थी। पहले सेट में केनन को 5-2 की बर्तरी हासिल थी कि अमांडा इंजरी के बायस मुकाबले से दस्तबरदार हो गईं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मले। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से म्यांमार में जलजिला मुतासरीन के लिए दूसरी इमदादी खेप मुतालिका हुक्काम के हवाले कर दी गई है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर 70 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान की बर वक्त रवानगी को मौसर तरीके से यकीनी बनाया गया। यंगून एयरपोर्ट पर 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप म्यांमार हुक्काम के हवाले की गई। म्यांमार में पाकिस्तानी सफ़ीर ने यंगून के वज़ीर आला को इमदाद हवाले की। इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तरपालें, खेमे, अद्वियात और पानी के मॉड्यूल्स शामिल हैं। यंगून के वज़ीर आला ने फौरी इमदाद की फ़राहमी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मुआवनत से चीन और पाकिस्तान के दरमियान कपास की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अहम ताउन का आगाज हो गया है। चीन की ज़राई साइंसी अकेडमी के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टन रिसर्च और पाकिस्तान के अयूब ज़राई तहकीकाती इदारे के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। दोनों इदारे कपास की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हुए कपास की जीनियाती इस्लाह पर काम करेंगे। पाकिस्तान चीन कॉटन टेक्नोलॉजी कम्युनिटी का क़याम ज़राई शोबे में इनकलाबी कदम है। ICR और अयूब ज़राई तहकीकाती इदारे की मुश्तरका काविशों की बदौलत कपास की पैदावार में इजाफा होगा। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका तहकीक से कपास की पैदावार में इजाफे से कपास की सनत को आलमी सतह पर फ़रोग़ हासिल होगा। पाकिस्तान के ज़राई शोबे की तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की जदीद ज़राई टेक्नोलॉजीज़ के जरिए मुआवनत काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि खेल कौमी तरक्की, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और आलमी सतह पर पाकिस्तान की शनाख्त उजागर करने का एक मौसर जरिया है। यही वजह है कि हुकूमत ने खेलों को अपने तरक्याती एजेंडे का मरकजी सुतून करार दिया है। तरक्की और अमन के लिए खेलों के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान मुस्बत तब्दीली के फ़रोग़, रुकावटों के खात्मे और सरहदों से मावरा इत्तेहाद के लिए खेलों की अहमियत को तस्लीम करता है और बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम, शहबाज शरीफ हाई परफॉर्मेंस अकेडमी जैसे इक़दाम के जरिए हमारा हदफ नौजवान खिलाड़ियों को साइंसी बुनियादों पर तरबियत, माली मुआवनत और जदीद सहूलियात की फराहमी के जरिए मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। खेलों की कौमी फेडरेशंस में शफाफियत, जवाबदेही और पेशा वराना महारत को यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं ताकि इदारा जाती नज़्म व नस्क को बेहतर बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़दाम का मकसद खिलाड़ियों के इंतखाब में मेरिट को मुकद्दम रखना और खेलों के मैदान में अखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देना है।
انہوں نے کہا کہ ہمیں مل کر کھیلوں کے نظام کی مضبوطی اور آنے والی نسلوں کے لیے زیادہ جامع، بااختیار اور پائیدار معاشرہ تشکیل دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترقی اور امن کے لیے کھیلوں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن منانے کا مقصد کھیلوں کے مثبت کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن اور کھیل لازم و ملزوم ہیں، امن ہوگا تو کھیل ہوں گے۔ کھیل نوجوانوں میں ٹیم ورک، مسابقت اور برداشت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ ملک میں نوجوانوں کو کھیلوں کے مساوی مواقع مہیا کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں کھیلوں کے فروغ کے لیے کھیلتا پنجاب پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے گراؤنڈ اور جمنیزیم بنا رہی ہے۔ اسپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈز کو بھی مزید بڑھائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ملک ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گزشتہ ایک برس میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا، جس کے عالمی ادارے بھی معترف ہیں۔ سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف نے کہا کہ گھریلو اور صنعتی صارفین کو بجلی کے بلوں میں نمایاں رعایت دی گئی ہے، جس سے معیشت کا پہیہ چلے گا۔ وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم کی محنت سے ملک میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر 1.5% پر آ گئی ہے۔ گزشتہ روز امریکہ کی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، جبکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج 1,20,000 سے تجاوز کر گئی۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صوبے کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ پی ٹی آئی شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار، قیادت نے ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات کی بھرمار کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے انٹرویو نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ پارٹی قیادت پر کرپشن کے سنگین الزامات لگا دیے۔ صوبے میں اربوں روپے کی کرپشن منظر عام پر آ گئی۔ پارٹی قیادت نے اسد خان، شہرام ترکی اور عاطف خان کو بیانات سے روک دیا۔ پارٹی رہنماؤں نے قیادت سے علی امین گنڈاپور کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ جنید اکبر اور گنڈاپور میں بھی اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سواتی کو بھی عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ بابر سلیم سواتی کے خلاف بھرتیوں اور پروموشنز میں بے قاعدگیوں کے الزامات ہیں۔ ذرائع کے مطابق کرپشن ثابت ہونے پر اسپیکر کو عہدہ چھوڑنا ہوگا، ورنہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے۔ صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ دینے والی جماعت کی کرپشن اور بدعنوانی کی داستانیں منظر عام پر آنے کے بعد پی ٹی آئی کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی القادر ٹرسٹ میں مبینہ کرپشن کی سزا کاٹ رہے ہیں، جبکہ باقی کی قیادت کرپشن، اقربا پروری اور بدعنوانی میں ملوث ہے۔ اور پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و نشریات بیرسٹر دانیال چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں موجودہ حکومت نے ملک کو اقتصادی تباہی سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے، جبکہ ماضی میں تبدیلی کے دعوے داروں کے دور میں کرپشن کی خوفناک داستانیں سامنے آ رہی ہیں۔ تفصیل بتائیں گے محمد اشفاق خان۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں دانیال چودھری نے کہا کہ جب ہمیں حکومت ملی تو مہنگائی، بجلی، لوڈ شیڈنگ تاریخی بلند سطح پر تھی۔ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کرنے پر تیار نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت دن رات محنت کر کے مہنگائی کی شرح کو ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح پر لائی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ بہترین سٹاک مارکیٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ بجلی کے بلوں میں بھی نمایاں کمی کی گئی۔ جس طرح یہ ہاتھ پاؤں باندھ کر پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی کہ یہ ملک ڈوب جائے، جو یہ لیٹرز لکھتے تھے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو دیوالیاں ہونے دو، پاکستان کے غریب بے روزگار کے ساتھ معاہدہ نہ کرو، یہ ہمیں لہو لہان کر کے گئے تھے اور سوال پوچھتے تھے کہ خون کیوں نکل رہا ہے، ہاتھ باندھ کے گئے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ یہ لوگ تہر کیوں نہیں رہے، ڈوب کیوں رہے ہیں۔ ان کا جواب ہے کہ ہم نے ہر مرحلے کو ایڈریس کیا، ہر مرحلے کو ہم آگے لے کے چلے، اور انشاءاللہ آج یہ ریلیف جو ہے اس سے اور ریلیفز بھی آئیں گے۔ دانیال چودھری نے کہا کہ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت میں بلین ٹری منصوبے، مساجد، زکوٰۃ فنڈ سمیت ہر شعبے میں اربوں روپے کی کرپشن کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں۔ جہاں ہم لیپ ٹاپس دیتے ہیں، جہاں ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم پہ تنقید کرنے والے اپنی یونیورسٹیوں کی اور ایجوکیشن سسٹم میں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ روز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ جو کرپشن کے ٹھیکیدار بنے تھے انہوں نے کے پی میں پچھلے 10 سال سے نیب کو تالے لگا دیے تھے، احتساب کمیشن کا ہیڈ نہیں لگا سکے۔ دانیال چودھری نے کہا کہ کرپشن کے دعوے داروں نے اپنے صوبے میں احتساب کمیشن ختم کر دیا، جبکہ وفاقی اور پنجاب حکومت نے سرکاری ٹیکوں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے بولی کے نظام کو ای پورٹل پر منتقل کر دیا۔ دانیال چودھری نے کہا کہ مسلم لیگ نون گالی گلوچ، نفرت اور جلاؤ گراؤ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، بلکہ ترقی، خوشحالی اور عوام خدمت کے وعدوں کو عملی شکل دینے پر یقین رکھتی ہے۔ محمد اشفاق خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا مشن، پہلا 3 روزہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن 13 اپریل سے 15 تک ہوگا۔ ایم ڈی اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن افضال بھٹی نے سید قمر رضا چیئرمین بورڈ آف گورنرز اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے ہمراہ
न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कन्वेंशन में 500 मंदुबीन शिरकत करेंगे। असर जावेद की रिपोर्ट देखिए। OPF के MD अफजाल भट्टी ने बताया कि जिम्मेदारियां संभालने के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट सेल कायम किया गया और नैब के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मजबूत क़यादत में तरक्की के इक़दाम जारी हैं और वज़ीर आज़म के मशवरे से बैरूनी मुल्क मकीम पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हो रहा है। अफजाल भट्टी ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में पहली बार 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इनेकाद होगा, जिसमें तकरीबन 500 शुरका शिरकत करेंगे। कन्वेंशन का मकसद बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देना और उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। MD ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन अफजाल भट्टी ने PTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इस कन्वेंशन की अहमियत के बारे में आगाह किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो कन्वेंशन होने जा रहा है इस्लामाबाद में 13, 14, 15 को, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ब्रेन चाइल्ड है। आपको याद होगा 2014 में भी जब वो चीफ मिनिस्टर थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन बुलाया, उसमें उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को प्रॉमिस किया कि उनके लिए वो एक कमीशन बनाने जा रहे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसले मसाइल हल करेगी। तो उन्होंने वो डिलीवर करके दिया। इस बार वो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। ये कन्वेंशन पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी चीफ गेस्ट होंगे, दे विल बी स्टेट गेस्ट्स, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का एक शुक्रिया अदा करने का ये कन्वेंशन है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कन्वेंशन पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो मसले मसाइल हैं, जो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, उनके रेजोल्यूशन की अनाउंसमेंट भी इस कन्वेंशन में होगी। और पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के मनशियात की रोकथाम के कमीशन का रुकन मुंतखब कर लिया गया है। ये इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल में न्यूयॉर्क में होने वाले इंतखाबात में अमल में आया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक 4 साल मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इलाकाई ग्रुपों के लिए दस्तयाब नशिस्तों पर मुकाबला करने वाले ममालिक में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की जानिब से बयान में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की जानिब से मिलने वाली ज़बरदस्त हिमायत पर मशकूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आरिया फार्मूला इजलास में पाकिस्तान ने दहशतगर्द ग्रोहों के ज़ेर कब्ज़ा गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा किया है। सलामती कौंसिल के आरिया फार्मूला इजलास में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने कलदम TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मोहलिक गैर कानूनी हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द गिरोहों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि गैर कानूनी हथियारों को बाजियाब कराया जाए। तालिबान की दहशतगर्द तंजीमों को असलहा फरोख्त आलमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। 2021 में अमरीकी इनकला के बाद से अफगान तालिबान ने हथियारों की गैर कानूनी तिजारत को फरोख्त दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान दहशतगर्द ग्रोहों को असलहा फराहम करने में मुलव्वस हैं। तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा हथियार अलकायदा, फ़तह अल खारिज समेत दीगर दहशतगर्द ग्रोह के पास पहुँच गए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान को हथियारों की ब्लैक मार्केट का मरकज़ बना दिया है। अमरीकी साख्ता हथियार अफगानिस्तान से हमसाया ममालिक में स्मगलिंग और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीकी इनखला के दौरान अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स मालियत का असलहा छोड़ा गया। तालिबान M16, M4 और दीगर अमरीकी हथियारों को ताकत के मुजाहरे और खौफ फैलाने का जरिया बना रहे हैं। अमरीकी इनखला के बाद तालिबान ने असलहे की गैर कानूनी फ़रोख्त को रियासती पॉलिसी बना ली और तालिबान के ज़ेर कंट्रोल अमरीकी हथियार व्हाट्सएप ग्रुप्स में बेचे जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान हुकूमत बगराम एयरबेस पर अमरीकी हथियारों की तरबियत फराहम करके फ़तह का तासुर दे रही है। BBC का कहना था कि तालिबान के हथियारों तक रसाई आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। आलमी इदारों को अफ़गान तालिबान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। महकमा दाखिला पंजाब के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल के तहत गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की इनखला की मुहिम जारी है। गुज़श्ता 2 रोज़ में पंजाब से 1085 अफराद को तुरखम के रास्ते वापस भिजवाया गया है। गुज़श्ता रोज़ पंजाब के होल्डिंग एरिया से 1359 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को भिजवाया गया। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम ACC होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा दाखिला पंजाब के खुसूसी सेल के जरिए सूबे भर में मॉनिटरिंग की जा रही है।
پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغانوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ترکھم سرحد کے راستے وطن جانے والے افغان شہریوں نے پاکستان میں اچھا وقت گزارنے پر حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں ترکھم میں موجود ہمارے نمائندے عمر شنواری۔ ملک بھر میں غیر قانونی افغان مہاجرین کو رضاکارانہ طور پر افغانستان جانے کے لیے جو ہدایت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ابھی افغانستان بے دخلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں ترخام بارڈر پر یہ افغانی آئے ہوئے ہیں جو افغانستان جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک افغانی موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو افغانستان جا رہے ہیں کیسے تاثرات ہیں آپ کے؟ پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے ٹائم گزارے اس کے ساتھ۔ اس نے بولا ہم خوشی نال جا رہے ہیں افغانستان۔ جی بالکل، اپنے افغان شہری کی بات ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان میں بھی بہت زبردست ٹائم گزارا ہے کہ حکومت سے یا کہ لوگ سے اتنی خوش ہوش ہے اور ابھی خوشی سے افغانستان جا رہے ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس میں متنبہ کیا کہ حکومت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، تاہم ملک اور ریاست مخالف تقریروں پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وقار احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ BYC کیا ہے؟ حقیقت سب کو معلوم ہے۔ ترجمان بلوچستان گورنمنٹ شاہد رند کہتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی لانگ مارچ کوئٹہ پہنچنے سے سیکیورٹی خدشات ہیں۔ صوبے بھر میں سیکشن 144 نافذ ہے، اس لیے BNP کو ریڈ زون میں دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ BNP سے مذاکرات کے 2 راؤنڈز ہوئے، دونوں ناکام رہے۔ BNP قیادت کو شاہوانی اسٹیڈیم میں دھرنے کے لیے کہا گیا تھا مگر وہ نہیں مانے۔ دھرنے میں BYC کی قیادت بالخصوص ڈاکٹر سبیہ کی جانب سے ایک ایسی تقریر کی گئی جو تقریر صوبے کی حکومت کے لیے، ریاست کے لیے اس پر بہت اس تقریر پر تشویش ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اس کے پلیٹ فارم پر ایک ریاست مخالف تقریر کی گئی اور اس کا جائزہ لیا گیا اور اس پہ جو قانونی کارروائی بنتی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور قانون اپنا راستہ لے گا۔ اس کے علاوہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کی جانب سے صوبائی حکومت کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی گئی اس کا جواب دینے کا اختیار اور صلاحیت صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، ان کے قوم کے لوگ اور ان کے سپوکس پرسن پوری طرح رکھتے ہیں۔ لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی جانب سے پہلے روز سے یہ واضح ہدایات تھیں کہ اس پولیٹیکل پروسیس کے دوران کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو اسے ڈیریل کرے یا پھر جو ان کی پولیٹیکل تربیت ہے اس پر اس کا کوئی اثر پڑے۔ سربراہ BNP سردار اختر جان مینگل کی ریاست مخالف تقریر کا بھی جواب دیا جائے گا۔ ڈاکٹر سبیہ نے بھی دھرنے میں پاکستان مخالف تقریر کی۔ ملک مخالف تقریروں کے خلاف قانونی کارروائی لازمی کی جائے گی۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد جب دہشت گرد اس واقعے میں مارے گئے تو ان کی لاشوں کو جب کوئٹہ لایا گیا تو اس کے بعد BYC کی جانب سے ایک پروٹیسٹ کیا گیا اور اس پروٹیسٹ پہ کہاں کہاں قانون کی کس طرح خلاف ورزی ہوئی اس پر DIG آپریشنز اور میں خود چند روز قبل آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں۔ BYC کے پروٹیسٹ کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو ہے ایک کال دی لانگ مارچ کی اور لانگ مارچ جو ہے وہ ورڈ سے کوئٹہ کی طرف آیا اور اس بات کا بھی ذکر پہلے پریس کانفرنس میں ہو چکا ہے کہ اس لانگ مارچ کے کوئٹہ پہنچنے کی صورت میں کچھ سیکیورٹی خدشات تھے جن کو تقویت دی ان واقعات نے جو کہ ڈبل روڈ پر اور لگ پاس پر ہوئے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے چیزوں کو پولیٹیکلی مینج کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ صوبائی حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے نہ صرف صوبائی اسمبلی میں موجود جو پارلیمانی جماعتیں ہیں ان سے رابطے کیے بلکہ جو باہر ہیں ان سے بھی گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہا۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا تھا سردار اختر جان مینگل کے 3 بڑے مطالبات میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی رہائی کا مطالبہ بھی شامل تھا، لیکن مہرنگ بلوچ سے حکومتی وفد کی جیل میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ترجمان کا ایک سوال پر کہنا تھا افغان مہاجرین کے حوالے سے وفاق کی پالیسیز کے پابند ہیں، تاہم عدالت عالیہ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں عوام نے BLA کے لسانی بنیادوں پر قتل و غارت اور دہشت گردی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ عوام کا کہنا تھا کہ BLA بھارت کے اشاروں پر بے گناہ پاکستانی کو لسانی بنیادوں پر قتل کر رہی ہے، دہشت گردوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، دہشت گردی پاکستان زندہ باد۔ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پہ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا، اغوا کیا اور زیادہ پہ معصوم عورتیں بچے ان کو شہید کیا، ہماری پاک فوج نے بہت اچھا کردار ادا کیا اور ان کو دہشت گردوں کو فالو کر کے گرفتار کیا
कई दहशत गर्दों को जहन्नम हासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के घरेलू सार्फिन और सनतों के लिए बिजली की कीमतों में नुमाया कमी के ऐलान को हर तबके की आवाम ने सराहा है। कराची की ताजर और कारोबारी बरादरी ने भी वज़ीर-ए-आज़म के इस फैसले को खुशाइन करार दिया है। रिपोर्ट करेंगे समीर अब्बास। महंगाई से मुतासर आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत ने बहुत इकदाम किए हैं, जिसकी वजह से महंगाई की शरह 57 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। वज़ीर आज़म ने मजीद रिलीफ फराहम करने और कारोबार के फरोग के लिए बिजली के नरखों में नुमाया कमी का ऐलान करके आवाम को ईद का तोहफा दे दिया। कराची के कारोबारी हजरात और ताजिर बरादरी भी इस फैसले से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी उनकी जो अच्छी चीज़ें उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने ये कदम जो लिया जिससे बिजली की कीमत जिससे कमी की, जिससे आने वाले दिनों में जो प्रोडक्शन प्राइसेस हैं उसमें जो है वो काफ़ी कमी आ जाएगी। ये काफ़ी टाइम से जद्दोजहद कर रहे थे कि आईपीपीज़ का जो मैटर है वो रिजॉल्व हो जाए, तो बिलाखिर जो है इससे जो आईपीपीज़ को जो देने पड़ रहे थे अब वो देने नहीं पड़ेंगे। इसका जो बेनिफिट है वो पब्लिक को मिलेगा। ये बिजली का यूनिट 7.5 रुपये करीब कम किया गया है, वो एक खुश आइन है। शहबाज शरीफ को मैं सलाम पेश करता हूँ और ये फैसला ये वक्त की ज़रूरत थी। सनतें भी अब रन करेंगी। घरेलू सार्फिन पे जो 7.5 रुपये यूनिट कम किया गया है वो भी घरेलू सार्फिन जो कि नौकरी पेशा हैं और मिडिल तबका है उनके लिए भी एक अच्छा रिलीफ उन्होंने अनाउंस किया है। खुशाइन वाले से कारोबारी मौके भी लोगों को मिलेंगे और जो है कारोबार भी बेहतर होगा। इससे जो है सनतें चलेंगी तो इस मुल्क का पहिया चलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमारा क्योंकि ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक से है और हमारी जो चीजें हैं वो सब इलेक्ट्रिक से चलती हैं, जब ये यूनिट कम होंगे उससे जो है हमारे कारोबार में जो है बेहतरी आएगी। ताजरों और सनतकारों का कहना है कि बिजली के फी यूनिट कीमत कम करने से मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा और नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सियासतदानों ने भी सनती और घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में नुमाया कमी के हुकूमती फैसले को खूब सराहा है। उन्होंने कहा कि सनतों को सस्ती बिजली की फराहमी से मुल्क में मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली सस्ती करने का जो ऐलान किया है वो यकीनन एक काबिल सताइश अमल है। उन्होंने कहा कि अवाम और तमाम शोबे महंगी बिजली की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो रहे थे और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का भी बार बार मुतालबा किया जा रहा था। सबसे बड़ा रिलीफ अवाम को मिला है वो बिजली की कीमतों में कमी का है। इससे इंडस्ट्री चलेगी, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी और रोज़गार मिलेगा और यही इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं हुकूमत से कि आने वाले वक्त में वो इस तरह के जो इक़दामात है वो करेंगे। बिजली की कीमतों में कमी से न सिर्फ आवाम पर माली दबाव कम होगा बल्कि पैदावारी लागत में कमी से सनतों को भी फ़रोग मिलेगा और इसके साथ बंद सनती यूनिट भी फाल होंगे जिससे रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा ये कदम उठाया है। हमारी जो सनत का पहिया है वो भी इंशाल्लाह चलेगा। भी देखा जाए ताकि कबल ज़बाता ऐसे इंतज़ामात किए जा सकें कि हमारे हजाज साहबान जो हैं जो कि अल्लाह के मेहमान हैं और वहाँ इख्तियारी के साथ जाएं, उन्हें सहूलियात हों और उसके मुताबिक वो इबादत भी कर सकें। क्योंकि आज या उम्रा या इसी तरीके से बहुत सारे जो मामलात जो वजारत से ताल्लुक़ रखते हैं, वजारत मजहबी उमूर से, इनका अकीदे के साथ ताल्लुक़ है, इनका एक दिली एक जज्बात के साथ ताल्लुक़ होता है। तो उस हवाले से जो भी अगर काम किया जाता है वो भी इबादत है। और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले भी हमने उनको प्रेजेंटेशन भी दी बाकायदा और इसके साथ जो उन्होंने हिदायत दी थी उसके मुताबिक आगे भी हम ये हिदायत दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे डायरेक्टर रिजवान साहब बैठे हैं, इन्होंने प्रेजेंटेशन दी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे नोटिस में आई, मैंने हिदायत दी हैं कि ये होनी चाहिए। मसलन वैक्सीनेशन जो है वो भी जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है हुजाज को पहले ही वैक्सीन करना चाहिए और उसके साथ ही जो बाकी अगर उनके जो बैग दिए जाते हैं वो भी एक ही दफ़ा दिए जाएँ ताकि बार बार आने की तकलीफ भी ना हो।
اور اس کے ساتھ جہاں اگر ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں ایسی جگہ ٹریننگ دی جائے کہ جہاں موسم کے لحاظ سے وہاں انتظام بھی اچھا ہو. گرمی کا موسم شروع ہے اور اے سی وغیرہ بھی ہو, یہ ساری چیزیں اس میں چونکہ بزرگ حضرات بھی ہوتے ہیں, خواتین بھی ہوتی ہیں, تو اس لیے ان کا خاص خیال رکھا جائے. تو انشاءاللہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں جو ٹریننگ ہے وہ ہمارے یہاں کہاں کرا رہے ہیں, پنجاب یونیورسٹی کا جو آڈیٹوریم ہے ان سے ہائر کیا ہے اور وہاں پر کرائی جائے گی. اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اس سے پہلے تو بہت پہلے یہاں پر بھی ٹریننگ ہوتی تھی جس کی وجہ سے حاجیوں کو تکلیف بھی ہوتی تھی, لیکن وہاں جو انتظامات اچھے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو کہ ملک بھر میں جب فلائٹیں شروع ہوں گی تو اس موقع پر بھی انشاءاللہ مختلف جگہوں میں ہمارے جو وزارت مذہبی امور سے متعلق جو آفیسر ہیں ان کی ڈیوٹی وغیرہ لگائی جائیں گی. وہ خود وہاں جا کر اور حاجیوں کو جو پہلی فلائٹ ہے اس کو سیاف کریں گے. ان کے ساتھ متعلقہ وہاں کسی کو بھی بلایا جائے گا, کراچی سے, لاہور سے, پشاور سے, اسلام آباد سے. یہ جو فلائٹیں انشاءاللہ تقریباً 28 مئی سے شروع ہو جائیں گی. اور یہ اس سے پہلے ٹریننگ تقریباً زیادہ فوکس ہم اس پر کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے حجاج کو وہاں جا کر بہت زیادہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور اس سے ان کو بہت ساری چیزوں کی معلومات بھی نہیں ہوتی. تو ہمارے پاس وقت ہے, ہم ان میں صحیح طریقے سے معلومات بھی فراہم کر سکتے ہیں اور اس کو ٹرینڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ کوئی ایسا ایشو بھی پیدا نہ ہو. جو سرکاری حج سکیم کے تحت تقریباً 90,000 حاجی جائیں گے اور اس میں ان کے انتظامات آخری مراحل میں ہیں. تقریباً جو پری حج کے جتنے بھی انتظامات ہیں یہاں پر ہیں یا سعودی عرب میں تقریباً آخری مراحل میں ہیں. اور اس سلسلے میں وزیر اعظم کی بھی واضح ہدایات ہیں اور پھر اس پر میں اپنی ایک ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں کیونکہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بھی کام ہے. ایک ذمہ دار چاہے وہ منسٹر ہے, چاہے سیکٹری ہے, چاہے ڈائریکٹر ہے, چاہے کوئی اور اس سے افسر ہے یا اہلکار ہے, وہ اس وزارت کے ساتھ اگر ہے تو وہ اگر خالص نیت سے کے ساتھ اگر اس پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ اس کا ثواب بھی ملتا ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا یہ ایک بہت بڑے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. اور جس طرح ہم سنتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں کہ عبادت سے تو جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عرفہ اس کی نظر کسی پر ہو جائے تو باقی کیا چیز ہے, ہر چیز اس کو مل جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب میں پہلے بھی تقریباً 2013 سے لے کر 18 تک منسٹر رہا ہوں, اس وقت بھی الحمدللہ ایک خدمت کے جذبے سے کام کیا اور ہم نے اس وقت جو سرکاری حج سکیم تھی اس کے مطابق عام شخص کو یہ ایک موقع فراہم کیا کہ وہ حج کر سکے. تقریباً جو اس وقت حج کا جو پیکج تھا وہ 2.5 لاکھ ایوریج 2.5 لاکھ ہوا تھا اور جو 3,20,000 سے کم کے 2.5 لاکھ پر ہم لے آئے تھے. اور اس سے پہلے اس میں کھانا بھی نہیں تھا لیکن ہمارے وقت کھانا بھی شامل ہوا. تو اب چونکہ اس وقت انٹرنیشنل سطح پر جو ڈالر کا ریٹ باقی انفلیشن یہ ساری چیزیں شامل کر کے ٹھیک ہے حج جو ہے 10,50,000 تک چلا گیا اور اس میں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں. لانگ ٹرم کے لیے 10,50,000 اور شارٹ ٹرم جو ہے یہ 21-22 دن کے لیے ہوتا ہے, اس کے تقریباً 11,50,000 جو اس میں سے اگر بچ جاتا ہے وہ حاجی کو واپس کیا جاتا ہے, وہ کسی اور کھاتے میں شامل نہیں رہ سکتا. بلکہ جتنی بھی رقم یہ اس کی بچت اس صورت میں ہوتی ہے کہ وہاں پر جس بلڈنگ میں اس کو رکھا جاتا ہے یا رہائش ہوتی ہے اس بلڈنگ کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, اس کے مطابق جو اگر رینٹ آتا ہے وہی اس کے کاٹا جاتا ہے, باقی اس کی بچت واپس جاتی ہے. تو یہ
हाजियों का एक हक है, उनको वापस देना फ़र्ज़ बनता है, हुकूमत का भी हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। ताहम इस वक्त चूँकि अभी सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए और इस 2 महीने में यहाँ जितने भी इंतज़ामात करते हैं हमारे हाजियों के लिए हुकूमत की तरफ से इंशाअल्लाह अच्छे इंतज़ामात होंगे, और वहाँ पर भी सऊदी हुकूमत भी हर साल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंतज़ामात करती है और ज़्यादा सहूलियात फराहम करती है। ये बड़ी एक खुशाइंद बात है कि मेरी वज़ीर हज सऊदी अरब से जो मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि हुजाज की सहूलत के लिए उन्होंने जो अगर मशायर में इंतज़ामात किए हैं, जो वहाँ पर जो मेडिकल उनका मिशन है उसके भी अच्छे इंतज़ाम किए, और इसी तरीके से बाकी ट्रांसपोर्ट के वहाँ पर चूँकि 5 दिन जो हज होता है उसके ज़्यादातर जो जिम्मेदारी होती है वो सऊदी हुकूमत खुद करती है, उसके अपनी मतलब निगरानी में होती है। उसके साथ हमारा जो हज मिशन है ये भी असिस्ट करता है, और हमारे मुआवनीन भी होते हैं, इसके साथ हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं। वहाँ सऊदी अरब में बहुत सारे वॉलंटियर्स भी आते हैं माशाल्लाह, जिसको खिदमत का जज्बा है वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह के फजल करम से जो इंतज़ामात अच्छे होंगे और हुजाज जो हैं वो अपनी इबादत है वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो आज मेरा आने का मकसद यही था कि मैं खुद यहाँ पर अभी हज कम्प्लेक्स जो बन रहा है इंशाल्लाह उसको भी मैं विज़िट कर रहा हूँ, ताकि हुजाज के लिए एक मुस्तकिल उसके बिल्डिंग हो, वहाँ इंतज़ामात हों, और हर साल नए सिरे से इंतज़ामात करने की ज़रूरत ना हो, बल्कि एक परमानेंट बेस पर उनके लिए जो हाजी कैंप होगा उसमें सारी सहूलतें फराहम होगी। यहाँ पर अभी हज कम्प्लेक्स जो बन रहा है इंशाल्लाह उसको भी मैं विज़िट कर रहा हूँ, ताकि हुजाज के लिए एक मुस्तकिल उसके बिल्डिंग हो, वहाँ इंतज़ामात हों, और हर साल नए सिरे से इंतज़ामात करने की ज़रूरत ना हो, बल्कि एक परमानेंट बेस पर उनके लिए जो हाजी कैंप होगा उसमें सारी सहूलतें फराहम होगी। सवाल ले लें कि जो वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस लिया था प्राइवेट कोटे के हवाले से 70,000 जो है हाँ, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमने प्रेजेंटेशन दी है, और ये जो जुमेरात के दिन प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरी जो प्रेजेंटेशन दी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी है और उनको हिदायत की है कि विदिन 3 डेज वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। एक बहुत बड़ा मसला है जो पाकिस्तान से यहाँ से जो उम्रे के जाते हैं या हाजी जाते हैं वहाँ भीख मांगी जाती है। इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी जो है वो काफ़ी हद तक परेशान होते हैं कि जब वहाँ भीख मांगी जाती है इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। देखो, जहाँ तक हाजी जाते हैं तो ये मुझे आज तक ये इतला नहीं मिली किसी हाजी ने भीख मांगी हो, ये नहीं है। और जो उम्रा के लिए जो जाते हैं पेशेवर लोग वो लेकर जाते थे, हुकूमत ने सख्ती से नोटिस लिया है, और यहाँ पर कोई भी अगर कंपनी अगर इस तरह की लेकर जाएगी वो भी कंपनी को उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और जुर्माने भी, और उसके साथ ही अगर कोई एयरपोर्ट पर कोई उसको वहाँ से वापस भी किया जाएगा, वहाँ पहुँच कर भी अगर कोई शख्स इस तरह पकड़ा गया उसको वहाँ से भी वापस किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मुसलमान की तकलीफ है उसके साथ खड़े होना हमारे ईमान का हिस्सा है। गजा में इंतहाई अफसोसनाक सूरत-ए-हाल इसराइल बमबारी कर रहा है। बहुत अफसोस की बात है, इस पर हुकूमत का नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह है। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसकी पहले भी मजम्मत की है, आज भी मजम्मत करते हैं, इंसानियत के नाते से भी पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है, और वैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। भरपूर किस्म की ये बर्बरियत है, जुल्म है, ज़्यादती है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सोशल मीडिया पे एक और चीज़ चल रही है कि सऊदी अरब जो है ना वो वीज़े पाकिस्तान को जारी नहीं कर रहा, तो इस हवाले से थोड़ी वजाहत करते हैं अगर आपके इल्म में कोई। नहीं, मेरे नोट्स में कोई नहीं। जी, जुलाई तक बाद का जो वर्क परमिट वीज़ा
वो सिर्फ चूंकि हज के सीजन में अमूमन बंद करते हैं, उम्रा वीजा बंद होता है, हज के सीजन में बंद होता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हज के हवाले से सऊदी वज़ीर हज से भी मुलाकात हुई। हज परवाज़ों का आगाज़ 28 मई से होगा। इस साल 90,000 आज़मीन सरकारी हज स्कीम के तहत हज पर जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ हज की तैयारी 2025 के हवाले से अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद लोग सरापा एहतजाज हैं। सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी और तालीमी बजट में की जाने वाली कटौती समेत दीगर मामलात पर लोग सड़कों पर निकल आए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, डेलस, शिकागो और दीगर शहरों में मुजाहिरीन ने ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ नारे लगाए। वाशिंगटन के नेशनल मॉल के बाहर हज़ारों अफराद ने मुजाहरे में शिरकत की। न्यूयॉर्क के एहतजाजी मुजाहरे में भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में कतबे और बैनर्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि डोनाल्ड ट्रंप फौरी तौर पर अपनी पॉलिसीज तब्दील करें। मुजाहिरीन ने अमरीका में हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसीज भी वापस लेने का मुतालबा किया। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ दूसरे ममालिक में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको समेत कई ममालिक में हज़ारों मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पॉलिसी का दिफा करते हुए कहा है कि अमरीका में तेजी के साथ सरमायाकारी आ रही है, जिससे लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका में इतनी ज्यादा नौकरियां और कारोबार वापस ला रहे हैं जितने पहले इस मुल्क में कभी नहीं आए थे। उन्होंने कहा अभी से अमेरिका में 5 खरब डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी है। इसमें तेजी से इजाफा होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा यह मौशी इनकलाब है और हम जीतेंगे। मजबूती से जुड़े रहिए। ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन इसका आखिरी नतीजा तारीखी होगा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि चीन और दूसरे बहुत से मुल्कों ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया कि इस नुकसान के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से चीन को होने वाला नुकसान अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। गजा पर काबिज इसराइली फोर्सेस की बमबारी का तसलसल जारी है। खान यूनिस पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 8 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शहीद होने वालों में सहाफ़ी इस्लाम इक़दाद भी शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने खान यूनिस के रिहायशी इलाकों पर रात भर शदीद बमबारी की। इसराइली फोर्सेज ने गजा शहर पर भी हमले किए, जिसमें 2 बच्चे शहीद हो गए। मगरबी किनारे में रात भर काबिज फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी रहीं। नाबलुस में घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान काबिज फ़ौज ने मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इसराइल की फ़ौज ने जनूबी गजा में 15 इमदादी कारकुनों की हलाकत के मामले में अपनी गलती का एतराफ़ किया है। इसराइली हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 23 मार्च को रफ़ा के नज़दीक फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी की एम्बुलेंसेज, अक़वाम मुत्तहिदा की एक गाड़ी और गजा सिविल डिफेंस की एक आग बुझाने वाले ट्रक पर मुश्तमिल काफ़िले को इसराइली फ़ौज ने गलती से निशाना बनाया। फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम यौम अर्ज़ फ़लस्तीन के मौके पर यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PLF के रहनुमा अबू साबिर मरियम ने कहा कि गजा के अवाम पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम मर तो सकते हैं, मगर अपनी ज़मीन का 1 इंच भी किसी गासिब को छीनने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इसराइल मुसलसल जंगबंदी के मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्दी का नोटिस लें। कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर महराजुल हुदा, फिरदौस शमीम नकवी, बाक़िर अब्बास सैदी समेत अक़लियती बरादरी के रहनुमाओं और दीगर ने खिताब किया। जंगी तैयारों की तबाही भारतीय फ़ज़ाइया की नाक़िस कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। भारतीय फ़ज़ाइया अंदरूनी तौर पर नाकामियों, तकनीकी खराबियों और गैर पेशेवराना कारकर्दगी का शिकार हो चुकी है। खित्ते की ताकतवर एयरफोर्स बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। मोदी सरकार की करप्शन और ज़ाती फ़वायद ने भारतीय फ़ज़ाइया को नाअहली की नज़र कर दिया। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे हादसात का शिकार हुए। 13 फरवरी 2024 को भारतीय फ़ज़ाइया का हॉक MK-132 तरबियती तैयारा मगरबी बंगाल के क्लाइंट एयरफोर्स स्टेशन के करीब गिर कर तबाह हो गया। 12 मार्च 2024 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राजस्थान के इलाके में तरबियती प्रवास के दौरान गिरकर तबाह हुआ। 3 अप्रैल 2024 को लद्दाख में ऑपरेशनल तरबियती मिशन के दौरान अपाचे हेलीकॉप्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जून 2024 में महाराष्ट्र में भारतीय फ़ज़ाइया का सिखोई तैयारा तरबियती प्रवास के दौरान गिरकर तबाह हुआ। सितंबर 2024 में एक MiG-3 तैयारा साहिल पर, जबकि राजस्थान के जिला बाड़मेर में MiG-29 तैयारा रात को तरबियती प्रवास के दौरान फनी खराबी का शिकार होकर गिर गया। फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी में मिराज 2000 तैयारा फनी खराबी के बायस तबाह हो गया।
بھارتی لوک سبھا میں متنازع وقف ترمیمی بل منظور کیے جانے کے بعد ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اپوزیشن جماعتوں، مسلم اور دیگر تنظیموں کا بل کو اقلیتوں کے خلاف اقدام اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے شدید احتجاج کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وقف بل میں ترمیم کے خلاف کولکتہ، رانچی اور احمد آباد سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ بھارتی ریاست احمد آباد میں بڑی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر بل کی مخالفت کی۔ بھارتی پولیس نے عوام پر تشدد کرتے ہوئے 50 سے زائد افراد کو گرفتار کیا۔ مظاہرین نے وقف بل واپس لو کے نعرے لگائے۔ بھارت میں سب سے بڑا احتجاج منی پور میں دیکھا گیا، جو خود مودی کی نفرت میں چل رہا ہے۔ بھارتی ریاست بہار کے جمئی میں رضا نگر گھوسیا مسجد کے باہر سینکڑوں مظاہرین کا احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ نیتیش کمار اور دیگر بی جے پی رہنماؤں کے خلاف نعرے بازی کی۔ اور ناروے سفارت خانے کی فرسٹ سیکرٹری نے منڈی بہاؤالدین کا دورہ کیا اور انٹرنیشنل اسکول کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں مہمان خصوصی مس عذرا کیٹویچ نے کہا کہ ہونہار پاکستانی طلباء اور طالبات نے اپنی محنت اور لگن کی بدولت تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابیاں سمیٹی اور دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ناروے کے تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ دونوں ملک تجارت، ثقافت اور ٹورزم میں دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ تقریب سے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ڈاکٹر محمد انور گوندل، طیب منیر چودھری، رضوان بشیر آغا اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ صحت ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور اس حق کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اولین ترجیح ہے۔ اسی ویژن کے تحت پہلے مرحلے میں صوبے کے دور دراز علاقوں کے 150 بنیادی مراکز صحت کو مریم نواز ہیلتھ کلینک میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے لودھرا سے عبداللہ ڈاہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن صحت مند پنجاب کے تحت ضلع لودھرا کے دور دراز علاقوں میں جہاں بنیادی مرکز صحت کی کارکردگی تسلی بخش نہیں تھی، ان علاقوں میں صحت کی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے 6 دیہی مرکز صحت اور 35 بنیادی مرکز صحت کی بسیدہ عمارتیں، خستہ حال دروازے، ٹوٹے ہوئے فرنیچر کی ریکارڈ مدت میں مرمت کر کے ان مرکز صحت کو مریم نواز ہیلتھ کلینک میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے یہاں سے 20-22 کلومیٹر دور ہے اور یہاں پہ BHU پہ پہلے اتنی سہولیات نہیں تھیں۔ اب مریم نواز ہیلتھ کلینک متعارف ہوا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ طبی جو سہولیات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ملیں گی۔ ویسے پہلے سے سہولیات کافی بہتر لگ رہی ہیں۔ نیا فرنیچر، جدید ترین طبی آلات، اسٹریچر، صاف ستھرے کمرے اور وارڈز اور نئے واش روم اسٹیٹ آف آرٹ مریم نواز ہیلتھ کلینک کا حصہ ہیں۔ یہاں پہ پہلے ڈلیوریز وغیرہ کا پروسیجر نہیں ہوتا تھا۔ جب سے یہ مریم نواز ہیلتھ کلینک میں کنورٹ ہوا ہے تو اب ڈلیوریز وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ SP وغیرہ، شوگر ٹیسٹ سب کچھ فری آف کاسٹ ہوتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی موجود ہے۔ بنیادی مرکز صحت کو مریم نواز ہیلتھ کلینک بنا کر جدید طبی سہولتوں سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ علاج کی معیاری سہولتیں، بہتر سروس ڈلیوری، اس مرکز کو حقیقی معنوں میں ایک ماڈل ہیلتھ یونٹ تبدیل کر دیا ہے جہاں عوام کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک بننے سے پہلی مرتبہ دیہات کی عوام کو شہر جیسا اعلیٰ کلینکس کا ماحول ملے گا۔ عبداللہ ڈاہا، PTV نیوز، لودھرا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے منفرد انقلابی پروگرام کلینک آن ویلز کے ذریعے صحت کی سہولتیں گھر گھر پہنچائی جا رہی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں رینالہ خود سے محمد اشرف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اپنی نوعیت کے منفرد پروجیکٹ کلینک آن ویل کے ذریعے ضلع اوکاڑہ میں اب تک 15,10,000 مریضوں کا مفت علاج ان کے گھر کی دہلیز پر کیا گیا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ، اینٹی نیٹل، بچوں کی ویکسین، سکریننگ اور اس کے علاوہ جو دوسری سہولیات ہیں وہ عوام کو ان کی دہلیز پر مہیا کی جا رہی ہیں۔ کلینک آن ویلز کے ذریعے 6,500 مریضوں کے مفت الٹرا ساؤنڈ اور 50,000 مریضوں کے مفت لیب ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ کلینک آن ویلز کی سروسز سے روزانہ 800 مریض مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ 300 مریضوں کو روزانہ لیب ٹیسٹ کی سہولت مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ میں نے یہاں سے شوگر کی میڈیسن لی ہے، یہاں پر ہمارا فری چیک اپ ہو رہا ہے اور ہمیں دوائی دی جا رہی ہے۔ پہلے ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، بہت دور جانا پڑتا تھا، جبکہ اب یہ سہولت ہمارے گھر میں، ہماری گلی میں ہی یعنی کہ ہمارے محلے میں دی جا رہی ہے۔ ہم مریم نواز صاحبہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے مفت ٹیسٹ ہوئے یہاں پہ، انہوں نے ہمیں یہ سیشے دیے ہیں کھانے کے لیے اور یہاں پہ ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ انہوں نے ہمارے بہت اچھا اقدام اٹھایا۔ لائنوں میں لگنا پڑتا تھا اور دوائی کے لیے بہت لمبی لائنیں لگتی تھی، اب آرام سے اپنے محلے میں ہے، آرام سے دوائی لے کے جا سکتے ہیں۔ کلینک آن ویلز کا بنیادی مقصد شہر کے ارد گرد علاقوں میں ہسپتالوں سے دور مریضوں کو ان کے گھر کی دہلیز پر علاج کی معیاری سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ کلینکس آن ویل پروجیکٹ نے پنجاب میں صحت کے شعبے کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ محمد اشرف، PTV نیوز، رینالہ خورد، اوکاڑہ۔
टोबा टेक सिंह में मोटरवे पुलिस की जानिब से हादसात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम जारी है, जबकि तेज रफ्तारी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह में मोटरवे पर ट्रैफिक हादसात की शरह को कंट्रोल करने और मुसाफिरों में आगाही फराहम करने के लिए मोटरवे पुलिस की जानिब से M4 पर आगाही मुहिम जारी है। जदीद कैमरों की मदद से गाड़ियों की रफ्तार चेक की जा रही है, जबकि तेज रफ्तारी पर सख्त कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। सेक्टर कमांडर मकसूद अंजम ने खुद गाड़ियों को रोककर ड्राइवर्स को तेज रफ्तारी के नुकसान से आगाह किया। मोटरवे पुलिस का कहना है कि इन इकदाम का मकसद हादसा की रोकथाम और शहरियों की जिंदगियां महफूज बनाना है। इसका रोड पे बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट आ रहा है कि लोगों ने ओवर स्पीडिंग जो 150 प्लस कर रहे थे उसकी तादाद में नुमायां कमी हुई और इससे एक्सीडेंट्स में काफ़ी तादाद में कमी आ रही है। बड़ी पॉजिटिव कैंपेन है और काफ़ी इससे पता चल रहा है कि एग्रेसिवली अब इसको टैकल करने के लिए अपनी हमारी गवर्नमेंट एक्ट कर रही है और इसी से इंशाल्लाह जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगी। मोटरवे पुलिस तर्जमान मोहम्मद उस्मान के मुताबिक आगाही मुहिम का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा ताकि हर सफर को महफूज बनाया जा सके। शहरियों से अपील की गई है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और अपनी कीमती जानों की हिफाजत करें। सुल्तान महमूद सिद्दू, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, टोबा टेक सिंह। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क भर में सरसब्ज पाकिस्तान के विजन के तहत शजरकारी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में दरख्तों की अहमियत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ तलबा, असातिज़ा और इंतज़ामिया ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्ज़ा। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में प्लांट फॉर लाइफ सोसाइटी के ताउन से शजरकारी मुहिम के सिलसिले में एक खुसूसी इवेंट का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तलबा तलबात, असातिज़ा और माहौलियाती तंजीमों के नुमाइंदों ने 2300 से ज़ायद 3 फुट ऊंचे पौधे लगाए। 20% के ऊपर फॉरेस्ट जब होता है तो मुल्क जो होता है वो खुशहाल समझा जाता है और सेहतमंद समझा जाता है। क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट कर सकती है वो कंट्री जिसमें ये इस तरह 20% तक फॉरेस्टेशन हो। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत इंतजामिया ने तलबा को शजरकारी का पैगाम आम करने और उसे अपनी जिम्मेदारी समझने पर जोर दिया। प्लांट फॉर प्लांटेशन नहीं होना चाहिए, प्लांट फॉर रियल फॉरेस्टेशन होना चाहिए। और हज़ारों की तादाद में लगाते लगाते इस वक्त मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लाखों के करीब पौधे जो हैं वो हम लगा चुके हैं मुल्तान कैंपस में। प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये प्लांट क्योंकि ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी का पार्ट है बल्कि ये हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है, ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। दूसरी जानिब ज़िला इंतजामिया और PHA के इश्तराक से एमरसन यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों में शजरकारी मुहिम जारी है। जिला भर में अब तक 51,000 से ज़ायद पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि हदफ 1,13,000 पौधों का मुकर्रर किया गया है। माहिरीन के मुताबिक जंगलात न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन बल्कि मैशियत और इंसानी सेहत के लिए भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करके न सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों से निपटा जा सकता है बल्कि माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए हर शख्स को अपने हिस्से का पौधा ज़रूर लगाना होगा। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध और जनूबी पंजाब में दिन के दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दादू, शहीद में नज़ीराबाद, मिट्ठी 44, टंडोजाम, हैदराबाद, पड़ीदन शोर 43, सकरन, मीरपुर खास, मोजोदाड़ो, लसबेला 42, तुर्बत और नौकुंडी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।